नमस्कार, समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। प्रधानमंत्री पहुंचे वाराणसी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को किया संबोधित। कहा, टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भारत के प्रयास पूरी दुनिया के लिए है एक मॉडल। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने किया भारत का दौरा। पीएम मोदी ने कहा, साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर। भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों को 50 वर्ष हुए पूरे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोगी बौद्ध संघ का किया अभिनंदन। लखनऊ में होगा एक दिवसीय विश्व कप का मैच। बीसीसीआई ने 12 मैदानों की लिस्ट की जारी। अक्टूबर में होगी शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने वाराणसी को दी 1814 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर 24 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने वाराणसी को करीब 1814 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें देश की पहली सार्वजनिक परिवहन रोपवे परियोजना समेत करीब 1592 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास और करीब 222 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हो चुकी 20 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल रहा। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टीबी कॉन्फ्रेंस में भी भागीदारी की। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने किया भारत का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने भारत का 2 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले 1 साल में हम कई बार मिले और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी सकारात्मकता और प्रतिबद्धता को महसूस किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी मुलाकात एक और कारण से विशेष है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की। इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। चीन में बेहद लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री को मोदी लाओशियान का दिया गया है नाम। अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन समाचार पत्रिका में हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीनी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को मोदी लाओशियान का अनूठा नाम दिया है। चीन में लाओशियान का अर्थ अनूठी क्षमताओं वाला व्यक्ति होता है। इसका मतलब यह है कि चीनी इंटरनेट उपयोगकर्ता सोचते हैं कि पीएम मोदी अद्भुत हैं। चीन में भारत की कैसी छवि है, शीर्षक रिपोर्ट के लेखक पेइचिंग में रहने वाले एक पत्रकार हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीनी इंटरनेट उपयोगकर्ता सोचते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के प्रमुख देशों के बीच संतुलन कायम कर सकता है, चाहे वह रूस हो या अमेरिका या वैश्विक दक्षिण क्षेत्र के देश। सभी के साथ भारत के दोस्ताना संबंध हैं, जिसकी सराहना चीनी इंटरनेट उपयोगकर्ता कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि चीनी इंटरनेट उपयोगकर्ता किसी विदेशी नेता का इस तरह नामकरण करें। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी जनता पर अलग छाप छोड़ी है। मुख्यमंत्री ने किया जोग्य बौद्ध संघ का अभिनंदन। बोले, शताब्दियों पुराने हैं दक्षिण कोरिया और भारत के संबंध। भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ में दक्षिण कोरिया के जोग्य बौद्ध संघ के अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक युग में भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों के भले ही 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं,
लेकिन वास्तव में दोनों देशों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध शताब्दियों पुराने हैं। इस दौरान बौद्ध संघ के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप विदेश नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के घर आए हैं। आइए आपको बताते हैं क्यों खास था जोगीय बौद्ध संघ का भारत आगमन। जोगीय बौद्ध संघ ने बौद्ध स्थलों की 1168 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा 33 दिनों में पूरी की। दक्षिण कोरिया के सांगवोल सोसाइटी ने इस पैदल यात्रा का आयोजन किया। कोरिया के बौद्ध भिक्षुओं की यह यात्रा सारनाथ से शुरू होकर बोधगया, गृद्धकूट, पर्वत राजगीर, नालंदा, वैशाली, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु के दर्शन करते हुए श्रावस्ती में संपन्न हुई। इसके बाद बौद्ध भिक्षु लखनऊ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने उनका अभिनंदन किया। नव संवत्सर 2080 हो गया शुरू। देवी दुर्गा की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र की भी हुई शुरुआत। 22 मार्च से हिंदू कैलेंडर के नए वर्ष विक्रम संवत 2080 की शुरुआत हो गई। इसी दिन से देवी दुर्गा की उपासना के महापर्व चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो गई। हिंदू नववर्ष को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश में उगाड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर में कुल 12 माह होते हैं, जो इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। आइए आपको बताते हैं हिंदू विक्रम संवत 2080 की कुछ खास बातें। राजा विक्रम आदित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की, लेकिन इस संवत के प्रसार में सहायता की वारामिहिर ने, जो उस समय के सबसे बड़े खगोल शास्त्री थे। हिंदू कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। इस प्रकार वर्तमान में 2023 + 57 यानी 2080 हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। अब खबरें खेल जगत से। सिराज को हटाकर वनडे में नंबर 1 गेंदबाज बने हेजलवुड। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने वनडे गेंदबाजों के लिए जारी आईसीसी की रैंकिंग में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शीर्ष स्थान से हटा दिया है। सिराज अब तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वहीं बल्लेबाजों की रैंकिंग में केएल राहुल 3 पायदान के फायदे के साथ 39वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वनडे रैंकिंग में अन्य बल्लेबाजों में भारत के शुभमन गिल 5वें और विराट कोहली 7वें स्थान पर बरकरार हैं, जबकि कप्तान रोहित शर्मा 1 पायदान के लाभ से 9वें नंबर पर आ गए हैं। लखनऊ में भी होगा 1 दिवसीय विश्व कप का मैच। लखनऊ में 1 दिवसीय विश्व कप का मैच होगा। बीसीसीआई ने 12 मैदानों की लिस्ट जारी की है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। लखनऊ, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, राजकोट, मुंबई और अहमदाबाद में वर्ल्ड कप के मैच होंगे। 5 अक्टूबर से देश में 1 दिवसीय वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होगा। नीरज चोपड़ा तुर्की में लेंगे प्रशिक्षण। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के तुर्की के ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना में 61 दिनों तक प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नीरज चोपड़ा ने पिछले वर्ष भी ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना में प्रशिक्षण लिया था। वे 1 अप्रैल को तुर्की जाएंगे और 31 मई तक वहां रहेंगे। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स इस प्रशिक्षण के लिए खर्च वहन करेगा। आइए आपको बताते हैं विज्ञान जगत में क्या कुछ हुआ खास। नैनीताल में लगा एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, खुलेंगे अंतरिक्ष के रहस्य। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस में लगाया गया है। यह अब एस्ट्रोनॉइड समेत अंतरिक्ष की गहराइयों को नापेगा, नई चीज़ें खोजेगा। इस टेलीस्कोप की वजह से एस्ट्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।
साथ ही ब्रह्मांड की कई रहस्यों से पर्दा हटेगा। इस दूरबीन पर करीब 4 करोड़ रुपए का खर्च आया है। नौसेना की दूसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर हुई लॉन्च, साइलेंट हंटर्स के नाम से प्रसिद्ध। भारत तटीय सीमाओं की निगरानी के लिए नई तकनीकों को अपना रहा है। इसी क्रम में भारतीय नौसेना के लिए दूसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट एंड्रोथ हुगली नदी में लॉन्च की गई। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स भारतीय नौसेना के लिए 8 वाटर क्राफ्ट का निर्माण कर रहा है। ये साइलेंट हंटर्स भारतीय नौसेना को सौंप दिए जाने पर तटीय सीमाओं पर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने में आसानी होगी। आइए जानते हैं क्या रही अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियां। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों का हमला। ब्रिटेन के बाद सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया। हमले में दूतावास के भवन को नुकसान पहुंचा है। इस घटना पर अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और दोषियों पर अविलंब कार्यवाही की मांग की है। घटना का संज्ञान लेते हुए फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज के पदाधिकारियों ने लंदन के बाद सैन फ्रांसिस्को में हुई घटना पर हैरानगी जताई है। IMF ने श्रीलंका के बेल आउट कार्यक्रम को दी अपनी स्वीकृति। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने विस्तारित निधि सुविधा के तहत कर्ज में डूबे श्रीलंका के बेल आउट कार्यक्रम को अपनी स्वीकृति दे दी है। IMF ने कहा है कि कर्ज की पहली किश्त अगले कुछ दिनों में जारी कर दी जाएगी। श्रीलंका को तुरंत 33.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। 3 अरब डॉलर की विस्तारित निधि सुविधा 4 वर्ष की अवधि में किश्तों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। भारतवंशी अभिनेत्री मिंडी को मिला अमेरिका का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मानविकी मेडल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी अभिनेत्री व लेखिका मिंडी कर्लिंग को अमेरिका के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मानविकी मेडल से सम्मानित किया है। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम में अमेरिका में कला को बढ़ावा देने व नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय अमेरिकी मिंडी को अन्य लोगों के साथ यह पुरस्कार दिया गया। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।